हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और इस लेक्चर में हम लोग पर यूनिट मेथड में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, स्टार साइड डेल्टा साइड, तो लोगों को दिक्कत होती है, या फिर नॉर्मल भी सिंपल क्वेश्चन करेंगे। और फिर रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। पूरा जिस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, सारे तरीके का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पर यूनिट मेथड से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, पर यूनिट मेथड हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम रिवीजन करवा देते हैं पहले 1 मिनट में, जो पिछले लेक्चर में जितना हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो था पर यूनिट, किसी भी चीज़ का पर यूनिट क्या था, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। ये याद है आप लोगों को। और यूनिट सेम था तो ये यूनिटलेस था, पर यूनिट का कोई यूनिट नहीं था। ठीक है, फिर पर यूनिट के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि पर यूनिट का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो पर यूनिट, जैसे आप देखें तो वोल्टेज पर यूनिट कैसे था, V एक्चुअल डिवाइडेड बाय V बेस, है कि नहीं। बेस वोल्टेज आपको चाहिए। सिमिलरली I पर यूनिट हमको कहीं पे निकालना होगा तो क्या होगा, I एक्चुअल डिवाइडेड बाय I बेस, है ना। क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों से अगर मान लो Z पर यूनिट निकालना होगा तो कैसे, Z एक्चुअल बाय Z बेस। करेक्ट है। और ये सब V एक्चुअल का यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट में रहेगा, तो Z बेस मतलब V बेस का भी यूनिट वोल्ट में है ना, तो ये यूनिटलेस होगा सारा कुछ। जैसे सिमिलरली अगर हम लोग को पावर पर यूनिट निकालना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, पावर पर यूनिट मतलब P एक्चुअल डिवाइडेड बाय P बेस। अब जैसे है ना, देखो अब हम P बेस के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग 1 मिनट में, आपको आगे काम आएगा ये, है ना। सारा क्वेश्चन, हमारा टारगेट क्या है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे हम लोगों से। ठीक है, तो देखो पावर के केस में क्या करते हैं हम लोग, पावर के केस वाला चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, देखो ये आपको पता है कि S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू होता है ना। एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस इमेजिनरी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर तो इमेजिनरी ही होता है ना, हम आपको पहले बता चुके हैं रिएक्टिव पावर के बारे में, जो फ्लक्स को क्रिएट करता है। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग इसका पर यूनिट में निकालना चाहें तो S बाय एस बेस इक्वल टू P बाय एस बेस प्लस जे क्यू बाय एस बेस करेंगे हम लोग। ठीक है, आप बोलेंगे कि P बाय एस बेस करने पे मतलब क्या होगा, तो एक्चुअली में ये होगा कि एस पी यू इक्वल टू पी पी यू एक्टिव पावर का पर यूनिट प्लस जे रिएक्टिव पावर का पर यूनिट। करेक्ट है, मतलब ये सब पर यूनिट में ही आएगा। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बेस क्या चाहिए आपको, तो MVA बेस ही चाहिए। करेक्ट है, मेरा मतलब ये है, मतलब आपको हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, टू कन्वर्ट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन पर यूनिट यूज MVA बेस, है ना। इसको याद करना आप लोग, काम आएगा ये। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग 1 मिनट में, एक तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। हम थोड़ा सा और इसको बेसिक में बता रहे हैं और डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग इधर कि देखो ये है, सिंपल सी बात है कि 3 टाइप का पावर आता है। P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, Q इक्वल टू क्या आता है, V इंटू आई इंटू साइन थीटा, और S इक्वल टू क्या आता है, V इंटू आई। हम ये मान के चलते हैं कि आपको आता है अभी, अदरवाइज हम लोग सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही, है ना। सब्सक्राइब करना, आप लोग सब फायदे में रहोगे। तो अब यहाँ पे देखें तो कॉस थीटा का यूनिट क्या होता है ना। आप ये बताना, सोचना आप 1 मिनट के लिए, कॉस थीटा का यूनिट क्या होता है, साइन थीटा का यूनिट क्या होता है। ये तो यूनिटलेस होता है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। दो लेंथ का जो जैसे है ना, जैसे कॉस थीटा को देखें तो आधार बटा कर्ण होता है ना, साइन थीटा को भी देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 2 लेंथ ही है ना। तो 2 लेंथ का डिवीजन, तो कहने का मतलब 2 लेंथ को डिवाइड करें, मीटर बाय मीटर करें तो यूनिटलेस हो गया। मतलब इसका भी कोई यूनिट नहीं, इसका भी कोई यूनिट नहीं, तो मतलब तीनों का यूनिट तो सेम ही हो गया ना, ऐसे देखा जाए तो डायमेंशन वाइज, है ना। लेकिन तीनों अलग अलग लगे आपको, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कोई मान लो कोई क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है तो आपको ये पता चले कि ये एक्टिव पावर है, इसलिए इसको हम लोग वाट में लिख देते हैं या किलो वाट।
इसको हम लोग रिएक्टिव पावर में VAR या kVAR लिख दे रहे हैं और इसको VA लिख दे रहे हैं, अदरवाइज तीनों का यूनिट सेम ही है। तो P डिवाइडेड बाय S कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यूनिट तो सेम ही है ना, तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर मतलब समझ में आ गया, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेम MVA बेस चाहिए। एक एग्जांपल आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल भी आप देख ही लो। जैसे आप ये मान लीजिए एक्टिव पावर कहीं पे है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपका आया एक्टिव पावर सपोज करो 20 वाट, और बेस MVA क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस MVA दिया हुआ है सपोज करो 200 MVA, ठीक है। तो PPU कितना आना चाहिए, 20/200, करेक्ट है, तो 0.1 PU आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और भी हम लोग देख ले रहे हैं इस पे। मतलब यहाँ पे आप समझिए ऐसा कि ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ 10 वाट ऑफ कोर लॉस, इतना कोर लॉस है, ये तो एक्टिव होता है ना कोर लॉस, ठीक है। कोर लॉस रेटिंग ट्रांसफॉर्मर का हम दे रहे हैं कितना है, सपोज करिए 50 MVA और 20/200 किलो वोल्ट। फाइंड पर यूनिट ऑफ कोर लॉस, पर यूनिट ऑफ कोर लॉस, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPU यहाँ पे कितना हो जाएगा, पर यूनिट ऑफ कोर लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 वाट है, और MVA कितना है 50, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, तो 0.2 PU आ जाएगा, करेक्ट है। समझ गए, ये चीज़ तो याद रखिएगा। ये जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर को पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग बेस में क्या लेंगे, MVA लेंगे हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब रिवीजन में ही और भी हम आपको आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखना कि अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पे और भी चीज़ देखे हुए थे हम लोग कि अब बेस क्या लेते थे हम लोग, बेस कितना लेते थे, किलो वोल्ट और MVA को बेस लेते थे हम लोग, वहाँ से सारा क्वांटिटी निकाल लिए हुए थे हम लोग, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला हम आपको बताए हुए थे, जो जैसे ZPU न्यू क्या था, यह था ZPU ओल्ड इंटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर, ये था, ठीक है। इतना था, ये याद रखिएगा आप लोग। याद रखने का तरीका भी हम बता दिए हुए थे आपको, ठीक है। M से MVA, M N साथ में रहता है ना, तो M से MVA, N से न्यू, N से न्यूमरेटर, तो MVA न्यू वाला न्यूमरेटर में रहेगा और बाकी सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को पर यूनिट में। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में। फिर ये भी प्रूव किए हुए थे कि पर यूनिट वैल्यू जो होता है ना, आप अगर देखेंगे पर यूनिट वैल्यू ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट इम्पीडेंस दोनों साइड सेम होता है, ठीक है। सिंगल फेज में भी और 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी पर यूनिट इम्पीडेंस दोनों साइड से सेम रहेगा पर फेज। ये हम प्रूव करके भी आपको बताए हुए थे, पिछला लेक्चर भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए ऐसा है पहला क्वेश्चन कि एन अल्टरनेटर हैज़ रेटिंग 10 किलो वोल्ट, है ना, 10 किलो वोल्ट का रेटिंग है, एंड 100 MVA हैज़ सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ सपोज करो 5 ओम, ठीक है, 5 ओम पर फेज, ठीक है, 5 ओम पर फेज। तो अब आपको पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना है, क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि पर फेज है और ये इतना रेटिंग है 100 MVA है, तो सिंगल फेज में तो इतना रेटिंग हो ही नहीं सकता ना। और ऐसे भी आपको सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये सिंगल फेज क्वेश्चन कभी पूछता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये सिंगल फेज में या 3 फेज में। तो आपको क्या समझना है कि जब इतने रेटिंग का, इतना हाई रेटिंग का है तो ये 3 फेज में होगा, ठीक है। और ऐसे भी 5 ओम पर फेज दे दिया हुआ है तो 3 फेज का ही होगा। तो जब कुछ भी ना मेंशन हो
तो आप लोग कनेक्शन 3 फेज में आपको पता है कि स्टार और डेल्टा 2 टाइप का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जब कुछ भी ना दिया हो तो आप क्या समझेंगे, स्टार कनेक्शन, करेक्ट है। जब कुछ भी, बार बार हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, जब कुछ भी ना दिया हो कनेक्शन के बारे में कि कौन सा कनेक्शन है, तो आप क्या समझेंगे, स्टार कनेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, जब स्टार कनेक्शन दिया रहे तो स्टार कनेक्शन में ऐसा है, सपोज करिए कुछ इस टाइप का स्टार कनेक्शन, ठीक है, ऐसा है। तो जब स्टार कनेक्शन रहे इसमें, तो यहाँ हम लोग को ZPU पर फेज अगर देखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, Z एक्चुअल पर फेज डिवाइडेड बाय Z बेस पर फेज, है कि नहीं, Z एक्चुअल पर फेज बाय Z बेस पर फेज। तो कहने का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको Z एक्चुअल बाय KV पर फेज स्क्वायर बाय MVA पर फेज, ओके। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, Z एक्चुअल इंटू MVA, तो ऊपर चला जाएगा ना, और MVA ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये देखो आप, ये पर फेज है, तो रेटिंग जो है ये 100 MVA, ये तो 3 फेज का है ना, ये तो तीनों फेज का है। लेकिन हमको ये पर फेज चाहिए, तो 3 फेज का 100 MVA, तो पर फेज का कितना होगा, 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि KV पर फेज, तो स्टार कनेक्शन में पर फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज बाय √3। तो ये जो वोल्टेज दिया हुआ है, आपको पता होगा ये सब कि ये सब लाइन का दिया होता है। क्वेश्चन में कुछ अगर ना मेंशन है तो ये लाइन का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, KV/√3 स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम मिटा रहे हैं, स्टार कनेक्शन था ये, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये, तो ZPU कितना हो जाएगा पर फेज में, Z एक्चुअल बाय KV स्क्वायर इंटू MVA, करेक्ट है। 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z एक्चुअल कितना दिया हुआ है, 5 ओम, है ना, और 100 स्क्वायर इंटू कितना है 100, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा 5 PU आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा रहता नहीं है, लेकिन बस न्यूमेरिकल के लिए हम दिए हैं, तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहीं पे डेल्टा रहता तो फिर कैसे करते आप लोग, ठीक है। अगर डेल्टा रहता तो कैसे करते, इसको मिटा रहे हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा। हम अच्छा ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड तो कर ही लेंगे आप लोग। अगर यहाँ पे डेल्टा होता तो क्या होता, सपोज करो ये डेल्टा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ZPU देखेंगे हम लोग, तो Z डेल्टा मान लेते हैं हम लोग, Z डेल्टा पर फेज, तो Z डेल्टा बाय Z बेस होना चाहिए। और Z बेस आपको पता है कि KB पर फेज स्क्वायर बाय MVA, तो डिनोमिनेटर में MV, मतलब यहाँ पे चला जाएगा ये MVA पर फेज, करेक्ट है। और अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आपको पता है कि ये लाइन क्या है, ये तो लाइन का वोल्टेज है ना 10 किलोवोल्ट, तो लाइन का इसके क्रॉस वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्शन में आपको पता होगा कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो Z डेल्टा बाय KVL स्क्वायर इंटू, जो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में लाइन वोल्टेज ही दिया रहेगा हमेशा, आप ये समझिएगा, इंटू MVA/3 हो जाएगा, ये है कि नहीं। MVA/3 क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा MVA/3, MVA/3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 3 फेज का MVA क्वेश्चन में दिया होता है ना, टोटल दिया रहता है ना, तो हम लोग को सिंगल फेज में चाहिए, सिंगल फेज का आप लोग निकाल लो तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, इसलिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो डेल्टा में रहेगा तो ऐसे करेंगे हम लोग, याद रखना। लेकिन सबसे अच्छा मेथड हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लो डेल्टा में रहे तो आप इसको स्टार में करके स्टार वाला ही फॉर्मूला लगा देना, ये भी एक तरीका है, वो आपका चॉइस है, जैसे भी करो, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है उतना करेंगे हम लोग, क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं रहेगा। अब यहां पे देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर हैज रेटिंग, ये दिख रहा है ना, हम बोल भी रहे, एन अल्टरनेटर हैज रेटिंग ऑफ, सपोज करो 10 किलोवोल्ट 50 MVA एंड X इक्वल टू 0.02%, ठीक है, 0.0 मतलब 0.02% नहीं, PU,
0.02 PU, या फिर ये परसेंट में भी दिया हो सकता था, ठीक है, 2%, करेक्ट है। तो आपसे पूछ रहा है ये फाइंड PU इम्पिडेंस एट 10 किलोवोल्ट एंड 20 MVA। मतलब हम लोग इसका यूज, देखो ये इसका क्वेश्चन का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि 10 किलोवोल्ट 50 MVA का अल्टर, मतलब ये रेटिंग था इसका, जो मशीन बना जब मान लो किसी BHEL में बन रहा है, ठीक है, तो अगर BHEL में सपोज करो बना तो इतना रेटिंग है, इतने पे 10 किलोवोल्ट और 50 MVA पे कितना आया, x आया 0.02, है ना। तो अगर हम लोग कैसा करें कि अगर हम लोग 10 किलोवोल्ट पे यूज करें, लेकिन हम लोग MVA 20 MVA ही चाहिए, है ना, इस जनरेटर से हम लोग को 20 MVA चाहिए, तो उस पे ये कितना शो करेगा, है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है ये, है ना। तो ये x न्यू कितना रहेगा, 0.02 इंटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड, ये पता है आपको, इंटू KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, 0.02 इंटू MVA न्यू इज 20 बाय 50 MVA ओल्ड, ठीक है, और 10 पहले भी 10 बाद में भी, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहां पे देखना, अब ये बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ए 20 MVA 121/11 किलोवोल्ट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हैज, समझ रहे हो क्वेश्चन, स्टार डेल्टा मतलब इस साइड स्टार है, 121 साइड स्टार है, सपोज करो किसी साइड हो सकता है, इस साइड स्टार है और इस साइड डेल्टा है, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हैज 20 MVA 121/11 किलोवोल्ट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हैज पर यूनिट मतलब पर फेज इम्पीडेंस ऑफ सपोज करो 5 ओम इन स्टार साइड, ठीक है, स्टार साइड। फाइंड पर यूनिट इम्पीडेंस, पर फेज में ही पूछ रहा है आपसे, लिखे ना भी तो भी आप पर फेज ही समझिएगा। फाइंड पर यूनिट इम्पीडेंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आपको ये समझना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हम ये बता रहे हैं आपको, या खुद से करोगे आप लोग, खुद से भी कोशिश करना पहले, फिर उसके बाद ये समझना। 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं कि बन रहा है या नहीं सही से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टार साइड हम लोग पहले देख रहे हैं, ये स्टार साइड है, करेक्ट है, और ये डेल्टा साइड है, ये चीज़ हम आपको बताए हुए भी हैं। अब यहाँ पे है कि 121/11, तो ये क्या होगा, आप बताओ, पहले ही बता चुके हम, जब भी वोल्टेज दिया रहे ना पावर सिस्टम में, तो आप वो लाइन टू लाइन वोल्टेज मानेंगे 3 फेज में, करेक्ट है। तो जब 3 फेज में ये स्टार में 1, मतलब ऐसा है कि ये स्टार में 3 फेज लाइन टू लाइन क्या है 121, डेल्टा में लाइन टू लाइन क्या है 11, गिवन कहने का मतलब लाइन टू लाइन है, करेक्ट है, अगर कुछ ना मेंशन किया रहे तो अब आप ये देखिए, हम लोगों को ये जो ट्रांसफॉर्मर है पर फेज चाहिए होता है ना, समझ रहे हैं ये चीज़, पर फेज कपलिंग होता है, पर फेज नंबर ऑफ टर्न चाहिए होता है। जो आप जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं ना, वो सब कैसे हम लोग लगाते हैं, इसमें उसी का प्रिंसिपल, उसी का मेथड, पर फेज निकाल लो, इसमें पर फेज कर लेते, सारा एनालिसिस आप पर फेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पर फेज देखें तो कितना रहेगा 121/√3 डिवाइडेड बाय 11, ये कितना रहेगा N1/N2, करेक्ट है। यहाँ पे लाइन टू लाइन 121 था, तो यहाँ पर फेज कितना रहेगा 121/√3, और यहाँ पे 11 था, तो 11 है तो पर फेज तो 11 ही रहेगा, और यही N1/N2 हो जाएगा, करेक्ट है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज दिया रहता है वो लाइन टू लाइन दिया रहता है। अब अगर आप देखें सिंगल, पहले स्टार साइड हम लोग निकाल रहे हैं, स्टार साइड हम लोग निकाल रहे हैं पर फेज, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए हुए थे, तो ZPU स्टार साइड में क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय MV, मतलब KV²/MVA, अभी जस्ट हम आपको बताए हुए थे ये चीज़। तो KV² कितना है यहाँ पे स्टार साइड में
120 स्क्वायर बाय MVA डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके 20 आ जाएगा, है ना। याद है ये अभी जस्ट देखे हुए थे हम लोग। पर फेज आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये तो पर फेज दिया हुआ है 5 ओम, तो ये सब भी पर फेज में होना चाहिए। तो इस करेंगे तो सेम ही आएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, बैक करके देख लेना। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना होना चाहिए, ये 100 बाय 121 स्क्वायर PU आ गया, ठीक है, इतना हो गया ZPU। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो गया स्टार साइड। अब डेल्टा साइड देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, डेल्टा साइड हम दूसरे इस पेन से लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा ना ये, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे देखिए कि डेल्टा साइड क्या होगा वो चेक कर ले रहे हैं, अब पूरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा साइड अगर देखेंगे तो Z एक्चुअल क्या होगा, सबसे पहला तो हमको ये निकालना है, ये तो आपको स्टार साइड में दिया हुआ है ना, तो डेल्टा साइड में पर फेज कैसे निकालेंगे आप लोग, तो 5 इंटू जिस साइड हम लोग करते हैं, तो आपको पता होगा ना, ये ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस को किसी दूसरे साइड में ट्रांसफर करिएगा तो N2 बाय N1 स्क्वायर हो जाता था, याद है। जिस साइड ट्रांसफर करोगे ना उस साइड पे नंबर, उस साइड का नंबर ऑफ टर्न ऊपर में न्यूमरेटर में आ जाता था। तो ये कितना आ जाएगा, N2 बाय N1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो मतलब ये कितना रहेगा, 5 इंटू N2 बाय N1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 11 बाय 120 बाय √3 का स्क्वायर ओम, है ना, यही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम। तो फिर अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पर फेज कितना होना है, पर यूनिट कितना रहेगा, ZPU डेल्टा साइड यहाँ पे 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 121 बाय √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z बेस। तो Z बेस कितना होना चाहिए, डेल्टा साइड है ना, तो Z बेस यहाँ पे कितना होना चाहिए, अभी जस्ट देखे थे KV स्क्वायर, तो KV स्क्वायर 11 इंटू MVA, ठीक है। और MVA में क्या होगा, MVA कितना था, 20/3 होगा ना पर फेज, करेक्ट है, MVA/3 होना चाहिए क्योंकि पर फेज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, तो ये ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आना चाहिए, 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 121 इंटू 3 ऊपर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर फिर से इंटू 20/3, यही है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आना चाहिए, एक मिनट, ये सही किए हैं क्या हम, नहीं, एक मिनट देखिए, आप इसको सॉल्व करें बढ़िया से। 5 इंटू ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, यही था ना, सॉरी, ये पूरे का स्क्वायर था, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120 स्क्वायर इंटू 3, नहीं 120 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग जितना जल्दी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर इंटू 20/3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 11 स्क्वायर कैंसिल हो गया, करेक्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट इसको मिटाने दो, अब यहाँ पे देखो आप, ये 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 121 इंटू 20/3 रहा, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर रहा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 100 डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर, यहाँ पे भी 100 डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर PU। तो ट्रांसफॉर्मर में देखें अभी आप, ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर था, अब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में भी देखो तो दोनों साइड पर यूनिट इम्पीडेंस सेम रहता है पर फेज, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, है ना। अब एक जो है ना हम लोग और भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा, रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन ऐसा है, सपोज करो इस टाइप का है, करेक्ट है, 10 किलो वोल्ट, फिर उसके बाद मान लो ये 20 MVA एंड x इक्वल टू 0.02 PU, करेक्ट। सिमिलरली आप ये सपोज करिए 11/121 किलो वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे 50 MVA और XT1, दिस इज T1, दिस इज T2, ठीक है, XT1 इज इक्वल टू 0.2 PU
और पर यूनिट में है तो ऐसे तो किसी भी साइड रखो आप, जैसे LV साइड हम यहाँ पे नोटिस कर दिए, लिख दिए यहाँ पे, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन पर यूनिट में तो किसी भी साइड सेम होगा। पर फेज में देखो, जैसे अब ये है, सपोज करो स्टार स्टार कनेक्शन है, करेक्ट है, अब ऐसा मान लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे सपोज करो अब ये 120/5 किलो वोल्ट, करेक्ट, यहाँ पे आप सपोज करिए 50 MVA एंड XT2 इज इक्वल टू 0.1 PU, और किसी भी साइड लिखिए, सपोज करो LV साइड है ये, ठीक है। XL इज इक्वल टू 2 ओम आप मान लो, और ये जो है ना 5 किलो वोल्ट 20 MVA एंड XM इज इक्वल टू 0.2 PU, करेक्ट है। अब क्वेश्चन में है कि टेक दिस इज G1 एंड M1, है ना, ऐसा है क्वेश्चन में कि टेक 10 किलो वोल्ट एज बेस वोल्टेज ऑन LV साइड ऑफ T1, ऑन LV साइड ऑफ T1, करेक्ट है, क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा। टेक 20 किलो वोल्ट एज बेस वोल्टेज ऑन LV साइड ऑफ T1 एंड 50 MVA एज बेस MVA, 50 MVA एज बेस MVA, ठीक है। तो आपसे पूछेगा 50 MVA एज बेस MVA, तो फाइंड पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स, मशीन्स, है ना, इक्विपमेंट्स एंड हेंस इट्स रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसी से आप लोगों का फॉल्ट में भी क्वेश्चन आता है, जो लंबा लंबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं ना आप लोग, 2-2 पेज में जाता है, यहाँ पे और भी पैरेलल में लगा देगा, ठीक है, कुछ लोड और भी लगा देगा, है ना, तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 पैरेलल ट्रांसफार्मर लगा देगा, मतलब 2 पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन देगा, तो फिर कैसे निकालेंगे, कहीं पे फॉल्ट हो गया तो फिर कैसे निकालेंगे, वो सब क्लियर होगा जब आपको ये क्लियर है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। इसको मिटा रहे हैं हम, 10 किलो वोल्ट एज बेस वोल्टेज एंड 50 MVA एज बेस MVA, याद रखना ये। देखिए ये क्या है, सब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन ये। देखो अब ये है कि हमारे पास 2 साइड है, जैसे T1 का इधर है, T1 इधर, T2 इधर, मतलब T1 लो वोल्टेज साइड, T1 का हाई वोल्टेज साइड, T2 का हाई वोल्टेज साइड, T2 का लो वोल्टेज साइड। हम आपको क्या बताए हुए थे कि ट्रांसफॉर्मर में जो है बेस वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, करेक्ट है, बेस वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा ट्रांसफॉर्मर में, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बता चुके हैं हम, है ना। और बेस MVA सेम ही रहेगा, है ना, कैसे, 1 मिनट में वो भी आप देख लो, रिवाइज करवा रहे हैं, है ना। जैसे ये मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है, अच्छा मशीन का भी क्लास चल रहा है ना, पैरेलल में मशीन का भी क्लास चलेगा। ये मान लो V1 है, V2 है, I1 है, I2 है, सपोज करो, ठीक है। तो V1/V2 इक्वल टू आपको पता है I2/I1 है, इक्वल टू मतलब N1/N2 है, पता है आपको, है ना। तो V1/I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V2/I2। तो MVA दोनों साइड सेम ही रहेगा ना, तो MVA थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम रहेगा। MVA तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड सेम है, तो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको सेपरेट कर रहा है, लेकिन दोनों साइड सेम ही है, तो इसका मतलब MVA थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन सेम रहेगा, बेस MVA। लेकिन मतलब इससे क्या पता चला, MVA दोनों साइड सेम ही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद आपको ये समझना है यहाँ पे कि वोल्टेज का देखें अगर, तो V1 इक्वल टू क्या है, N1/N2 इंटू V2 है, तो वोल्टेज तो स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा ही। तो कहने का ये मतलब है कि बेस वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा और बेस MVA सेम रहेगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन में दे दिया था बेस क्या लेना था, है ना। तो देखो आप हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक बेस वोल्टेज कितना रहना चाहिए, कितना बोला आपको, 20 किलो वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, सॉरी 10 किलो वोल्ट बोला है शायद, ठीक है। तो 10 किलो वोल्ट होगा यहाँ से यहाँ तक बेस MVA, मतलब सॉरी बेस किलो वोल्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक बेस किलो वोल्ट कितना होना चाहिए, है ना। तो देखो आप अगर, तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 11 से 121 कर दे रहा है, मतलब 11 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, 11 टाइम्स, तो 121 किलो वोल्ट रहेगा,
है कि नहीं। और इस साइड फिर वोल्टेज कितना रहेगा, बेस वोल्टेज। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को, ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 11 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10 किलो वोल्ट बोल रहा है क्वेश्चन में ना, लो वोल्टेज साइड, तो इसी में 10 किलो वोल्ट बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 10, तो इसको 11 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, तो 110 कर देगा ये। फिर अब ये T2 क्या कर रहा है, तो T2 121 से जो है ना 5 किलो वोल्ट पे कर दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना करेगा, 121 से 5 किलो वोल्ट मतलब 121/5 इतने पे कर देगा ये, है कि नहीं। तो हम लोगों को ये बेस वोल्टेज हो जाएगा इधर। इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए, है ना, ट्रांसफार्मर रेशियो के हिसाब से बेस वोल्टेज आ जाएगा। अगर मान लो ये बेस कैसे लिए, बेस वोल्टेज कैसे लिए, अगर किसी को नहीं आएगा समझ में तो मेरे से पूछना, लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कमेंट में लिखना कैसे करते हैं, हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब बेस वोल्टेज का देखें, अगर T1 का देखिए, अगर आप T1 ये क्या है, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, दो साइड है। तो बेस वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, 10 किलो वोल्ट, तो हाई वोल्टेज साइड कितना है, 110 किलो वोल्ट। बेस MVA कितना है, बेस MVA कितना था, कितना बोला हुआ था, 50, तो इस साइड भी 50, करेक्ट है। सिमिलरली T2 अगर देखें तो T2 में ये हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड। बेस वोल्टेज अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कितना था, T2 के हाई वोल्टेज साइड में बेस वोल्टेज कितना था, 110 किलो वोल्ट। लो वोल्टेज साइड में 110 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 5 हम लोग कर सकते हैं किलो वोल्ट, इतना है कि नहीं। सिमिलरली बेस MVA तो 50 और ये 50, समझ में आ गया, कुछ नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को बस। अब अगर XG1 हम लोग देखें, ठीक है, अगर XG1 हम लोग देखें तो XG1 में क्या था, X जो था ओल्ड वो कितना था, 0.02। और अब यहाँ पे देखिए MVA न्यू कितना है, यहाँ पे अगर देखो X = 0.02 PU किस पे है, इस बेस पे है ना, तो हम लोगों से क्या बोल रहा है, 10 किलो वोल्ट है बेस वोल्टेज, और बेस MVA कितना बोला था, 50 MVA। तो बेस वोल्टेज 10 ही है, लेकिन MVA तो चेंज हो गया ना, तो हम लोग नए बेस पे निकालना है कि नहीं, नए बेस पे हम लोग को पर यूनिट निकालना है। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, MVA न्यू बाय MVA ओल्ड करके, वो जो बताए हुए हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी पे कर रहे हैं हम लोग। तो XG1 कितना रहेगा, 0.02 इंटू MVA न्यू इज़ 50, MVA ओल्ड इज़ 20, और 10/10 स्क्वायर, ये तो इतना ही था, तो मतलब ये 2.5, तो 0.02 इंटू 2.5 मतलब ये कितना रहेगा, 0.05 रहेगा, करेक्ट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो XG1 आ गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये शायद आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे 3 फेज है तो यहाँ पे आप लोग स्टार डेल्टा, यहाँ पे भी स्टार स्टार ले लो, ठीक है, यहाँ पे भी स्टार स्टार ले लो, ऐसा है। तो इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद मान लो T1 है, T1 के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना, XT1। तो XT1 यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है, 0.2 इंटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड, तो 50/50, है ना। फिर उसके बाद लो वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड को ही कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना था, इनिशियल कितना था, 11 है ना, और नया अब यहाँ पे कितना है, 10 किलो वोल्ट, समझ लो, इनिशियल इसी रेटिंग पे ये दिया हुआ है। तो इनिशियल कितना था, 11, और नया कितना था, 10। तो KV ओल्ड स्क्वायर 11 स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर 10 स्क्वायर, है कि नहीं। तो कितना सिंपल हो गया, यहाँ पे देखो तो कितना रहेगा, 0.2 इंटू 1.21, तो ये कितना रहेगा, 0.242, है कि नहीं, इतना हो गया, समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं है। अब XL कितना रहेगा, ये एक्चुअल में है, देखो आप, है ना, इसको समझना, ये 0.2 इनिशियल 11 पे ये 0.2 दिया हुआ था, तो हमको 10 किलो वोल्ट पे निकालना था, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद XL यहाँ पे देखेंगे, XL यहाँ पे देखिएगा तो 2 ओम, और बेस यहाँ पे कितना था, इस साइड हाई वोल्टेज ऑफ T1 था ना, तो बेस वोल्टेज कितना था, 110 किलो वोल्ट, और बेस MVA कितना था, 50, तो 110 किलो वोल्ट स्क्वायर इंटू 50, ये हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कैलकुलेट, न्यूमेरिकली आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये PU है और ये भी PU है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं, ये सब आप लोग लिखते जाना। और फिर अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो कि ऐसा है,
T2। इसके बारे में देखें तो XT2 यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0.1 इंटू MVA न्यू 50, MVA ओल्ड भी 50, KV ओल्ड स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर। तो लो वोल्टेज साइड ही कंसीडर करेंगे हम लोग। तो KV ओल्ड कितना था 5 है ना, तो 5 स्क्वायर बाय KV न्यू कितना था लो वोल्टेज साइड, KV न्यू कितना था, ये था ना KV न्यू, ठीक है। तो किलो वोल्ट न्यू मतलब 110/121/5 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, होपफुली इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये पर यूनिट में आ जाएगा। ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सॉरी, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ पूछा जाएगा आप लोगों से। अब यहाँ पे देखिए मोटर का, देखें हम लोग, अब यहाँ पे देखिए मोटर का XM देखें तो XMPU यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 0.2 PU है, 5 किलो वोल्ट और 20 MVA। तो 0.2 ये जो दिया हुआ है ना, ये इस बेस पे दिया हुआ है ना। हम लोग को नए बेस पे निकालना है। तो नया बेस क्या है, नया बेस ये है वोल्टेज का, और MVA कितना था 50, है ना। नया बेस वोल्टेज का ये है, समझना ये चीज़। 10 किलो वोल्ट मत लेना, 10 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज कहाँ है, यहाँ पे है 10 किलो वोल्ट, ठीक है। इस साइड बेस वोल्टेज इतना होगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू MVA न्यू 50/MVA ओल्ड 20 इंटू KV ओल्ड स्क्वायर इज 5 स्क्वायर बाय KV न्यू स्क्वायर इज 110/121/5 स्क्वायर, करेक्ट। तो XMPU भी यहाँ पे निकल जाएगा। तो सारे का पर यूनिट आ गया, है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम लोग पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम निकालना चाहें, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम आपको ये बता रहे हैं। सबका पर यूनिट तो निकाल ही चुके हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखना कि ये आपको सिंपल सी बात है, एक चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3 फेज है, स्टार 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 स्टार, ठीक है। क्या हम लोग कुछ सोचें, डायरेक्ट जो पर फेज बेसिस पे जैसे बनाने रहते हैं ना वैसे ही बना लिया, है ना, कुछ सोचे ही नहीं। तो आप लोग भी मत सोचना, जब ये सब कुछ पर यूनिट में दिया रहे ना, सब कुछ पर यूनिट में दिया रहे, चेंज करना रहे, बेसिकली ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में पर यूनिट में दिया रहे, ये भी पर यूनिट में दिया रहे, दोनों ट्रांसफार्मर में पर यूनिट में दिया रहे, तो आप ये समझना, सोचना ही मत स्टार है या डेल्टा है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ही करना, ये चीज़ हम प्रूव करके भी आपको बता चुके हैं कि पर यूनिट जो है ना इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर में पर फेस दोनों साइड सेम होता है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि स्टार है डेल्टा है क्या है, डायरेक्ट करना। लेकिन अगर एक्चुअल में दिया रहे, है ना, तो एक्चुअल में अगर दिया, एक्चुअल मतलब ओम में यहाँ पे दिया रहता, तो आप कैसे करते कि अगर मान लो स्टार स्टार ही रहता फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर तो जैसे अभी आपके वैसे ही करते। लेकिन अगर मान लो स्टार और डेल्टा रहता यहाँ पे, तो डेल्टा रहता तो डेल्टा साइड को भी आप स्टार साइड में कन्वर्ट कर लेते, है कि नहीं, MVA/3 करके, मतलब सॉरी Z/3 करके। ये कैसे है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। बस समझना, ये जब स्टार और डेल्टा रहेगा और एक्चुअल में ये रहेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, अदरवाइज हर केस में यही मेथड लगेगा जो मेथड अभी हम आपको बताएं, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आसान होता है ये सब चीज़। देखो अब अगर इसका रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग बनाना चाहें, जो केस अभी बोले अभी हम करेंगे क्वेश्चन उस पर, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसका अगर आप रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो जनरेटर को आपको पता है कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करिए ईजी है और ये XGPU आ चुका है, अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, है ना, XGPU आ चुका था, कुछ पर यूनिट में लिख लेना आप लोग। सिमिलरली ट्रांसफार्मर है तो XT1PU भी कुछ आया था, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो अब पर यूनिट में लिख रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को ऐसे लिख रहे हैं सीरीज में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में देखेंगे ना तो पर यूनिट करंट जो है ना दोनों साइड सेम रहेगा। तो जब पर यूनिट करंट दोनों साइड सेम रहेगा तो आपको सीरीज वाले नेटवर्क से ही लिखना होगा ना, सीरीज में ही करंट सेम रहेगा ना, तो इसलिए सीरीज में ही लिखेंगे हम लोग। अब XLPU था इसके बाद, फिर इसके बाद क्या था XLPU, करेक्ट है। फिर इसके बाद XT2PU, फिर उसके बाद क्या था, ये ट्रांसमिशन लाइन का XLPU, फिर ये ट्रांसफार्मर 2 का पर यूनिट, फिर उसके बाद मोटर, ठीक है, XMPU और EM। तो ये हो गया, है ना, तो ये हो गया रिएक्टेंस डायग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन, ये रिएक्टेंस डायग्राम, अब इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं।
इस सब को मिटाते हैं और जितना पॉसिबिलिटी है सब हम लोग देखते हैं और बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग यहाँ तक पहुँचिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर है ये, ठीक है। आप सपोज करिए यहाँ पे स्टार स्टार और हाँ ये डेल्टा और स्टार सपोज करो ये है, ठीक है, ऐसा है। अदरवाइज ऐसा नहीं रहना चाहिए। स्टार कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको शायद पता होगा, है ना। डेल्टा कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको पता होगा। 3 फेज में याद रखना कि हाई वोल्टेज साइड जनरली स्टार का यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज साइड जनरली डेल्टा का यूज़ करते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको आप डेल्टा और ये स्टार मान लो, जस्ट समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। अदरवाइज कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं आपको पता है अच्छे से। सपोज करिए 10 किलो वोल्ट 20 MVA एंड XM इज मतलब XG इज इक्वल टू सपोज करो 2 ओम पर फेज, करेक्ट है। अब एक्चुअल में ले रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये सपोज करिए आप 10/100 किलो वोल्ट, ठीक है, 50 MVA और जो ट्रांसफॉर्मर ये है ना, ये इम्पीडेंस जो है 2 ओम पर फेज ऑन LV साइड, ठीक है, LV साइड में इतना है। ये सपोज करिए 3 ओम, इसको आप मान लीजिए कि 100/5 किलो वोल्ट, फिर 20 MVA एंड X इक्वल टू यहाँ पे 2 ओम पर फेज ऑन डेल्टा साइड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पे 5 किलो वोल्ट 20 MVA एंड X इक्वल टू 1 ओम पर फेज, ठीक है, ऐसा है। अब आपको यहाँ पे सेम जो अभी जैसा बनाए हुए थे ना उसमें रिएक्टेंस डायग्राम आपको बनाना है। तो हम आपको यहाँ पे हम हिंट दे रहे हैं, ये HW आप ले लीजिए, इसको आप घर पे करिएगा सॉल्व। अगर नहीं हो तो मेरे से पूछना, इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ठीक है। फिर मतलब वीडियो में यहाँ तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछेगा आप लोग। यहाँ पे अब ये देखो, हम आपको हिंट दे रहे हैं, फिर आप लोग कर लेना कि ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा में आप देखिए 2 ओम पर फेज है। तो अगर हम आपको बताएं कि स्टार में देखो, आपको बताएं कि अगर मान लीजिए ZPU स्टार में देखें तो क्या था, Z डिवाइडेड बाय सिंपली KVA स्क्वायर इंटू MVA, है ना। और Z डेल्टा में पर यूनिट कितना था, Z डिवाइडेड बाय KVA स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू MVA, है ना। तो जब डेल्टा में रहे या तो आप ऐसे करिए या फिर एक ही फॉर्मूला याद रखो आप इसी को, और जहाँ जहाँ डेल्टा रहे उसको स्टार में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे भी आप इसको स्टार में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 2/कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा शायद, है ना, नहीं 2/3 आ जाएगा, वो कर लेना आप लोग, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है ना 2/3 पर फेज आ जाएगा, फिर डायरेक्ट ही लगा देना, फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग करें, हम आपको जैसे ये बता दे रहे हैं, इसका पर यूनिट कितना आ जाएगा, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसका पर यूनिट कितना आ जाएगा पर फेज, कैसे करेंगे आप लोग, 2 डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड है ना, तो 10, तो 10 स्क्वायर बाय MVA, मतलब MVA जैसे MVA मतलब जैसे KVA स्क्वायर इंटू MVA, ऐसा है, न्यू और ये न्यू, ठीक है, ऐसे करके कर लेना। अब न्यू जो भी दिया रहे, जैसे मान लो यहाँ पे 20 किलो वोल्ट है और 100 MV है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे न्यू ले लेंगे, मतलब 1/3 का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे भी डेल्टा है तो इसको भी स्टार में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/3 का कोई चक्कर नहीं है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब भी यहाँ पे डेल्टा रहे तो इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेना, अच्छा रहेगा। और जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं जो मतलब पर यूनिट से हम लोग को फ़ायदा क्या होता है, पर यूनिट पढ़ने से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ देखना है। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये HW है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेल्टा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछना। अब रीज़न बता रहे हैं टू स्टडी पर यूनिट, रीजन्स टू स्टडी पर यूनिट, रीजन्स टू स्टडी पर यूनिट। पहला रीज़न ये है कि अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना तो सारा वैल्यू पर यूनिट में रहता है,
समझ रहे हैं मेरी बात। जो रेटिंग रहता है ना, जो भी मशीन बनता है ना इंडस्ट्री में, तो वो जैसे जनरेटर में क्वेश्चन देखे होंगे आप, 20 किलो वोल्ट और 100 MVA हैज़ x इक्वल टू 0.2 PU, है ना। तो रेटिंग पर यूनिट में रहता है, तो हम लोग को पर यूनिट पढ़ना ही पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो एज रेटिंग आर इन PU वी हैव टू स्टडी पर यूनिट। पहला तो यही हो गया सिंपल सा रीजन। सेकेंड जो रीजन है, सेकेंड रीजन समझना अच्छा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो 100 ओम का इम्पीडेंस है कहीं पे, और कहीं पे 200 ओम का इम्पीडेंस है, ठीक है। बेस इम्पीडेंस हम लोग कितना ले लिए, बेस इम्पीडेंस सपोज करो हम लोग 400 ओम ले लिए, ठीक है। 400 ओम हम लोग बेस इम्पीडेंस ले लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें आप, तो कितना रहेगा 100/400, तो मतलब ये कितना रहेगा 0.25। यहाँ पे देखेंगे तो 200/400, तो ये कितना रहेगा 0.5। तो कहने का ये मतलब है कि आप अगर एक्चुअल में देखेंगे, ठीक है, अगर आप एक्चुअल में देखिए तो 100 से 200 हो गया, बहुत का गैप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पर यूनिट में देखेंगे तो 0.25 से 0.5 के बीच में ही रहा ना, 0.25 से 0.5 ही गया, ठीक है। डबल दोनों में हो रहा है, लेकिन मतलब इसमें ये है ना कि पास एक से कम ही है दोनों। समझ रहे हो मेरी बात। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई चीज़ हम कर रहे हैं, कोई फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, और किसी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, पर यूनिट में सब कुछ पर यूनिट में है। तो अगर किसी एक का वैल्यू नहीं है तो हम लोग एवरेज ले लेंगे उसमें, है ना, कि हाँ इसी के आसपास होना चाहिए, तो रिजल्ट पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में लेंगे तो देखो कितने का डिफरेंस है, बहुत का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है पर यूनिट पढ़ने का, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, तो इन पर यूनिट relatively all values are close, so we can